श्री सिकंदर जी जो पूर्व में उप कुलपति रहे हैं विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में, भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाई यशवीर सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई विनोद ठाकुर जी, भाई मुकेश बनियाल जी जो महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और उपाध्यक्ष हैं ब्लॉक समिति में, संजय बनियाल जी उपाध्यक्ष, भाई आनंद मिंटू जी उपाध्यक्ष, जगन्नाथ बनियाल जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, राजेश सहगल जी महिला मंडल की प्रधान किरण बाला जी, नीलम जी, मंजू ढिल्लो जी जो अध्यक्ष हैं ब्लॉक समिति में, शशि शर्मा जी, अभयवीर लवली जी जो विस्तारक के रूप में हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं, रतन ठाकुर जी ये हमारे मंडल विस्तारक हैं, श्री अमित शर्मा जी जो पूर्णकालीन विस्तारक संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लिए नियुक्त हुए हैं, कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं, जितेंद्र बंटी जी और यहां पर उपस्थित पूर्व मोर्चा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं पंकज ढटवालिया जी व उनकी टीम, और यहां पर बहुत सारे हमारे अभी बहुत से लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं, हमारे मध्य आशीष ठाकुर जी और यहां बहुत से प्रधान उप प्रधान ब्लॉक समिति के सदस्यगण, युवा मोर्चा के सदस्यगण, बुजुर्गवान माताएं बहनें और नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस गर्मजोशी के साथ हमारी जो बाउंड्री शुरू होती है बरसर विधानसभा क्षेत्र की ऊना के बाद, वहां पर आपने जिस गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, बहुत चर्चा हुई और हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का विधायक भाजपा में मिल गया। बहुत सारी बातें हुई, ईमान बेच दिया, 25 करोड़ ले लिए, खा गया। सिकंदर जी तो हमारे सीनियर नेता हैं, पता नहीं इन्होंने 25 करोड़ कहां छिपा के रखे होने, थोड़े बहुत दे देना अगर होंगे आपके पास। हमारे पास तो अभी पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे कि आगे हैं, थोड़े थोड़े ले जाओ मेरे से। एक ऐसी दुर्भावना और जहर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो सही में कुंठा। जिन मुद्दों को लेकर हम विधायक बने थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। जब हमने सरकार से कहा कि विधायकों के अंदर नाराजगी चल रही है, तो सरकार कहती है कि कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि जब सत्ता की कुर्सी मिल जाती तो सब हरा हरा दिखता है। और हमने कहा, हमने आउटसोर्स कर्मचारियों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। हमने वादा किया था एसएमसी के अध्यापकों से कि हम आएंगे तो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे।
हमने करनामूलक आधार पर हड़ताल पर बैठे हुए बच्चों से वादा किया था कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमने आशा वर्कर्स से वादा किया था कि हम आपके लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे वोकेशनल टीचर जो रखे गए हैं 10-15 साल से जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने वादा किया था जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी समस्या का हल करेंगे, आपको किसी पॉलिसी के तहत लाएंगे, वो सारे मुद्दे गौन होंगे। हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करेंगे, लेकिन 1.5 साल से वो वहीं की वहीं खड़ी है। चाहे हमारा बड़सर का सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी का हो, चाहे हमारा भोटे का पीएससी हो, सारे के सारे काम अधर में लटके। कई मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बात कही कि इन अस्पतालों का जीर्णोद्धार कीजिए, विस्तारीकरण कीजिए, अच्छी मशीनरी यहां पर दीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहां पर दीजिए। मात्र लारे लप्पे के सिवाय कुछ नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री से बात की, स्वास्थ्य सचिव से बात की, बड़ी बड़ी बातें की गई। प्रदेश में पैट स्कैन की मशीनें लगाएंगे, प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे। हमने कहा समझ बाग मत दिखाइए। जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में हमारी माताओं को, बहनों को जब प्रसूति के समय में वहां जमीन पर लिटाया जाता है, उसकी समस्या का हल करिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरे कमाल है, आप जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपका स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है? आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भोटा में हमारी पीएससी को सत्यारोपित किया और आते ही मुख्यमंत्री महोदय ने उसको डिनोटिफाई कर दिया और 3 महीने पहले उसको पीएससी से भी 3rd क्लास की पीएससी बना दिया। ताले लगा दिए 4 बजे के बाद कि वहां पर कोई इलाज नहीं होगा। जब हमने विरोध किया और हमने कहा कि यह गलत है, भोटा के लोग नाराज हो रहे हैं, 24 घंटे वहां पर ओपीडी चलती है, 24 घंटे वो हॉस्पिटल चलता है, ये क्या कारण है कि आपने 4 बजे तक उसको बंद कर दिया? 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री महोदय बोलते किसने किया? अरे आप कैसी सरकार चला रहे हैं? स्थानीय विधायक को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है और एक फरमान जारी कर दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कि 4 बजे के बाद वहां पर कोई इमरजेंसी को नहीं लिया जाएगा। कई सालों से मैं चिल्ला रहा हूं कि उस अस्पताल में मात्र 1 स्टाफ नर्स का पद है, वहां पर कम से कम 3 स्टाफ नर्सें दी जाएं। वहां पर 1 डॉक्टर का पद स्वीकृत है, वहां पे 2 डॉक्टर और दिए जाएं, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में मरीज आते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़सर हॉस्पिटल में हालात खराब है, अल्ट्रासाउंड की मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। कई बार हमने चर्चा की, बात की, तो वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार हमीरपुर से या नदौन से यहां पर आते हैं और जनता जो है उनको फिर बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हम स्वास्थ्य सुविधाएं कहां दे पा रहे हैं? क्यों नहीं समस्याओं का समाधान हुआ? और फिर हमने कहा जो हमारा बड़सर में बस अड्डा बनना है उसको जल्दी बनाया जाए। 1.5 साल हो गया, आज तक उस जमीन का कोई समाधान नहीं कर सके। भोटा के बस अड्डे के लिए हमने बात करी, वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बावजूद उसको बनाने के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया। जब भी उनसे बात करें कि मेरे विकास के काम रुके हुए हैं, इन्हें करें, अरे ठहर जाओ, अभी तो बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। हर व्यक्ति को आप कैबिनेट दर्जे से संजोए जा रहे हैं, अपने चहेतों को कैबिनेट दर्जा दिए जा रहे हैं और फिजूल खर्ची किए जा रहे हैं, तब कहां से पैसा आ रहा है? जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनकी ट्रांसफर नियमित समय के बाद करनी होती है, जब हमने उनके पास डीओ भेजे तो लगातार सारे डीओ अप्रूव कर दिए, डायरेक्टोरेट में गए तो वापस बुला लिए, फिर वो सीपीएस के माध्यम से जाएंगे,
फिर मंत्री के माध्यम से जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री महोदय को जाएंगे, फिर डायरेक्टरेट में जाएंगे, फिर वापिस वहां से मुख्यमंत्री को जाएंगे, फिर मंत्री को जाएंगे, फिर सीपीएस को जाएंगे। ऐसे ही हमारे कर्मचारी भाई पिसते रहे। हमने कहा यह प्रारूप ठीक नहीं है, इसमें आंशिक रूप से बदलाव करके एक सही पॉलिसी कर्मचारियों के लिए बनाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित ना हो। महिला जो हमारी कर्मचारी है, उठाकर किसी को भरमौर फेंक दे रहे हैं, किसी को सिरमौर फेंक दे रहे हैं, किसी को चंबा के दूर दराज क्षेत्रों में फेंक दे रहे हैं। क्या कारण है? क्यों नहीं सुनते अफसर आपकी? या तो आप अक्षम है, आपकी बात अधिकारी सुनते नहीं है। अभी यहां एक भाई साहब बोल रहे थे कि 11 रूट बंद हो गए। सच्चाई है ये, और हमें इसके बारे में कोई ना तो प्रशासन ने हमसे कभी बात की, और जब मेरे ध्यान में ये मुद्दा आया, मैंने माननीय जो हमारे एचआरटीसी के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री है, एमडी साहब है, उनसे बात की कि हमारी ये सारी की सारी बसें आपने डाइवर्ट कर दी बिलासपुर की तरफ से, तो बड़सर के लोग जो लुधियाना में काम करते हैं, जलंधर में काम करते हैं, अमृतसर में काम करते हैं, वो कहां से जाएंगे? और जो लोग रात्रि में बाया ऊना होते हुए अपने घरों को आते थे, अब उनको भोटा में उतार दिया जाता है पार सड़क के किनारे। वहां रात को उनको टैक्सियां लेनी पड़ती है, टैक्सियों के में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके माध्यम से वो यहां पर पहुंचते अपने अपने घरों में। किसी ने रैली जजरी जाना है, किसी ने घोड़ी दिबीरी जाना है, किसी ने देवड़ सिद्ध जाना है, किसी ने यहां हमारे नघ्यार में जाना है, किसी ने चंबे में जाना है, किसी ने सरोव में जाना है। कहां से जाएंगे वो? 2 महीने में लगातार कहता रहा कि बदलाव कीजिए इसमें, तो चुप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे विधायक आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास विधायकों की बात सुनने का समय नहीं है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जो पीएन की ट्रांसफर जो विद इन द ब्लॉक होती है, उसको कराने में महीनों लग जा रहे हैं। क्या कारण है? कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? कोई समझ नहीं आ रहा है। कई मर्तबा हमने बात करने की कोशिश की, समझाना भी कि नाराजगी बहुत ज्यादा हो रही है, विस्फोट होने वाला है। कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है, सबसे मेरी बात हो गई है। हम सीनियर लोग थे, 45 वर्ष जिस संगठन में काम किया, खून पसीने से निजी जमीनें बेचकर उस संगठन को हमने संजोया। दुख होता है इतना काम करने के बाद एक सीनियर, हमारे जैसे सीनियर लोगों की कोई इज्जत नहीं है उस पार्टी में, तो उस पार्टी में रहना क्यों है? कई बार मेरे साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेरे मित्र हैं, चाहे वो शिमला में है, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर है, जब भी मिलते थे कहा करते थे, यार आप कहां गलत पार्टी में चले गए, हमारे पास आइए। हम कहते थे चलो कोई बात नहीं, हर पार्टी में अच्छे आदमी की जरूरत होती है। हमें खुशी होती है इस बात की कि कोई हमें अच्छा भी बोलता है। अगर हमने कुछ किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, तभी लोग हमें अच्छा बोलते हैं। यदि हमने लूट खसूट की होगी तो हम सब बुरा बोलेंगे। या सोशल मीडिया में बहुत सा प्रचार हुआ, ऐसे ऐसे मेंढक बाहर निकले, उनको ऑक्सीजन मिल गई कि जैसे वो अभी पता नहीं क्या बन जाएंगे। लखनपाल जी को गाड़ी निकालो और मुख्यमंत्री के पास स्थान पालो, कुछ नहीं मिलने वाला। जितना मर्जी भोंक लो, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा ही नहीं है खजाने में। कितने कैबिनेट दर्जे दिए जाएंगे, कितने चेयरमैन बनेंगे? पैसा तो कहां से आना है? दिल्ली से पैसा आना है। अगर मोदी जी के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं तो उनके पास नतमस्तक होना पड़ेगा। आपके पास खजाना खाली, पैसा देने को है नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, कितनी सोलर एनर्जी लगी हमारे प्रदेश में, कितने टावर लग गए। आपने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया, कितना टूरिज्म डेवलप हुआ वहां पर। जब आपने किसी एमएलए से पूछना ही नहीं है
कि कैसे हम इसको आगे चलाएं, कैसे हम अपने प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर लेके जाएं। कोई आपने किसी से विचार विमर्श नहीं करना है। ऐसे ऐसे विचारक आपने अपने साथ रख दिए जो आपको अच्छी सलाह देते ही नहीं। ये आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। हद तो इस बात की हो जाती थी, कई बार हम सीनियर मिनिस्टर के घर में चले जाएं, वहां डिनर या लंच कर लें। अरे भाई, आप तो फलाने मंत्री के घर में डिनर कर रहे थे। मैंने कहा वाह जी वाह, आपकी सीक्रेसी बहुत जबरदस्त है कि हम क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, वो भी आप नोट कर रहे हैं। इस संकीर्णता को छोड़िए। नौजवान विधायक जो हमारे जीत कर आए पहली मर्तबा, उनके साथ जो बदइंसाफी की, बदतमीजियां की, कई बार मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा भाई, हम साथ साथ पढ़े लिखे हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं, ये नए विधायक आए हैं, इनको दुत्कार कर नहीं, इनको दुलार के साथ, प्यार के साथ चलाइए। तो कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो इनको राजनीति सिखाऊंगा। और आज हम 9 विधायक नवरत्न, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और सरकार को घुटनों पर ला दिया, वो जो मर्जी बोलते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमें बिकाऊ कहा, बेईमान कहा, ईमान बेचने वाले कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब होटल में हम ठहरे हुए थे, हमारे परिवार के लोगों के पास, मेरे पास लोगों को भेजा, मना के लाओ, मंत्री बना देंगे, उसको पैसा चाहिए पैसा दे देंगे। भाई, आप तो एक तरफ मुझे बेईमान बोल रहे हैं, एक तरफ बिका हुआ बोल रहे हैं, फिर आप मुझे फिर खरीदना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपके पास वो पैसा कहां से आएगा? हमें नहीं बनना मंत्री। हमने पहले कह दिया था पहले ही दिन कि मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं संगठन का आदमी हूं, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूं, मुझे मंत्री से नहीं, इलाके के विकास के लिए पैसा चाहिए। पानी की स्कीमें हमारी बंद पड़ी है। धंगोटा के अंदर 1 वर्ष से स्कीम खड़ी हुई है, 35 लाख रुपए उसमें लगने हैं, उसको पूरा करने के लिए। कई बार मैंने मुख्यमंत्री महोदय को कहा, सचिव को कहा कि कम से कम उसको 35 लाख रुपए देके लोगों की प्यास तो बुझा दो, लेकिन वो 35 लाख नहीं दे सके। हमने कहा 130 करोड़ रुपए की पूर्व सरकार के समय में एक पानी की स्कीम जो पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प करेगी, लोगों को पानी की समस्या का समाधान करेगी, उसका आप शिलान्यास कर दीजिए। काम का टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है ठेकेदार को। तो आए, आनन फानन में उसका शिलान्यास कर दिया बरसर के अंदर, और बाद में उसको रोक दिया काम को। क्यों रोक दिया? कि भ्रष्टाचार हो गया। अरे कमाल है, टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो गया, फिर वो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? या तो आपके अधिकारी सक्षम नहीं है, या आपके पास जानकारी सही नहीं है। इतनी बड़ी स्कीम जिससे पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र के लिए पानी की समस्या का हल होना था, वो आपने खड़ी करके रख दी। ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों विधायकों को परेशान करना चाहते हैं। इस तरह से सरकार थोड़ी चलती है। अब लोग तो मुझसे बात करेंगे। कई बार धंगोटा के लोग आते थे, नवाड़ के अंदर जो मैंने सड़कें डाली हुई थी, दंदवी खारल वाली जो सड़क थी धंगोटा तक, कई वर्षों से सड़क को हम बना रहे हैं। वहां का एक जो क्षेत्र है पूरा कट जाता है। उसके लिए मैंने कई बार कहा, पूर्व सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी, कि नवाड़ के अंदर ये स्कीम पहुंच चुकी है, सड़क को पहले प्राथमिकता पर कर दीजिए। नहीं जी, मुझे तो बागछाल तक सड़क पहुंचानी है, नदौन से धनेटा से लेके 45 करोड़ रुपए वहां दे दिए, 55 करोड़ वहां दे दिए, काम कुछ शुरू हुआ नहीं। और जो हमारी गांव को जो इंटैक्ट करती हैं सड़कें, वो वैसी की वैसी खड़ी थी। तो आप बताइए मैं क्या करता? वहां धूप जला के बैठा रहता, विरोध करता रहता, सरकार के खिलाफ नारे लगाता रहता। जब सदन के अंदर सरकार के खिलाफ कोई बात मैंने बोलनी तो मुझे कहा जाता, यार आप तो सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं आपको कि आपके रहनुमाई में आपके अफसर काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। डॉक्टरों की जो पोस्टिंग्स हैं, लाखों रुपए उसमें ऐंठे जा रहे हैं। पुख्ता जानकारियां हमारे पास भी हैं। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने मंजे के नीचे झाड़ू लगाकर देख लें कि कौन क्या कर रहा है, कहां पर प्रॉपर्टियां बन रही हैं। और आप विधायकों के कारोबारों के ऊपर छापे डलवा रहे हैं, उनके मकानों को तोड़वाने के लिए नोटिस दे रहे हैं, किसी विधायक के मकान के आगे डंगे लगा रहे हैं। कुछ नहीं होना, आप डंगे लगाओ, चाहे हमें ही दीवारों में चिनवा दो, इंकलाब आएगा। जनता जब खड़ी हो जाती है तो वो किसी को बख्शती नहीं है। अगर हम बेईमान होंगे, बिकाऊ होंगे, गद्दार होंगे तो उसका फैसला जनता करेगी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज बहुत प्रचार कर रहे हैं, मेरे करते रहिए, भूमपुल लगाइए, रोज अपने घरों में भूमपुल लगाकर प्रचार करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सच्चाई है हमारे दिल में, हम पाक साफ है, तो हम डरने वाले नहीं है। अगर आप आज के आपके बीच में हम छाती चौड़ी कर अगर आपके बीच में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमें कोई डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने जा रहे थे कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के हितों के विपरीत जो है लड़ाई लड़ता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जितने भी हमारे हिमाचल के पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और उनके ऊपर उन्हें राज्यसभा में भेजने की बात कर दी। हमने विचार किया कि हमारे हिमाचल से कोई भी हो, क्या हमारे हिमाचल में कौर सिंह ठाकुर जैसे सीनियर नेता नहीं थे, रामलाल ठाकुर जैसे सीनियर नेता नहीं थे, विप्लव ठाकुर जैसी नेता नहीं थी, आशा कुमारी जैसी सीनियर नेता नहीं थे, जो 8 से 10 बार चुनाव जीत चुके हैं? क्या उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जा सकता था? ऐसा क्या कारण हो गया था कि एक बहुत अमीर वकील को जो है राज्यसभा में भेजना था, जो वकील एक केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रुपया लेता है? तो आप बताइए, अगर वो जीत कर चला जाता तो क्या हमसे मिलता? हम अपने सांसद महोदय सिकंदर जी को कहीं भी पकड़ लें, कभी फोन कर लें, अनुराग ठाकुर जी से कभी फोन पर बात कर लें, कभी उनसे मिल लें, सहजता से मिलते हैं, बात करते हैं, काम पूछते हैं, क्या काम है, हालचाल पूछते हैं। उस व्यक्ति ने तो कभी पूछना भी नहीं था। तो हमें अपने हिमाचल का आदमी चाहिए था, ये हमने निर्णय लिया और हमने क्रॉस वोटिंग कर दी। और उसके बाद जो प्रकरण हुआ, स्पीकर महोदय ने कोई समय नहीं दिया। जिस दिन ये प्रकरण हुआ उसी दिन 12:30-1-2 बजे के आसपास उन्होंने हमें नोटिस थमा दिए और शाम को 12 बजे जो है हमें एक्सपेल कर दिए। अरे कमाल है, ये लोकतंत्र है क्या? और इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में केस 6 मई को पड़ा। हमने कहा कि ये केस तो बहुत लंबा हो जाएगा, यदि ये 1 साल भर तक किसी प्रकार डेट्स पड़ती रही तो हमारे चुनाव तो बहुत देर से होंगे। तो हमने सोचा कि जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कोई केस नहीं लड़ना है। हमने अपनी पिटीशन वापस ले ली और हमें वहां पर बधाई दी गई अमित शाह जी के द्वारा, जेपी नड्डा जी के द्वारा, जयराम ठाकुर जी के द्वारा और जितने भी वहां प्रमुख नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, कि आपने एक बहादुरी का काम किया है। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि आप हमें जो कार्यभार देंगे, हमें कोई लालच नहीं है, अगर आप हमें कार्यकर्ता बनाकर भी रखेंगे तब भी हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आपने सपना सोचा है उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देंगे। एक प्रकरण आया जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, आदरणीय मोदी जी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी अयोध्या के अंदर राम मंदिर में, और हमारे हुक्मरान जो कांग्रेस पार्टी के जो हुक्मरान थे उन्होंने फरमान जारी कर दिया
कोई नहीं जाएगा राम मंदिर। अरे भाई क्यों? करोड़ों हिंदुओं के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। हम भी हिंदू हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अडवाणी जी ने और अटल जी ने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर निर्माण के लिए, उस समय भी हमने चंदा दिया था। मैं छोटा था उस समय। वो हमारे घर में आए चंदा लेने के लिए। हमने कहा हम भी हिंदू हैं, हम भी देंगे राम मंदिर के लिए पैसा। तो उन्होंने कहा कि आप तो कांग्रेसी हैं। क्या कांग्रेसी होना अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं के लिए हम चंदा देंगे। उसमें मैंने 5 रुपए की पर्ची कटाई थी। हमारे में इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। उसके बाद अभी जब अयोध्या निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग मेरे पास आए विधायक के तौर पर, मैंने स्वेच्छा से उनको दान दिया। मैंने कहा हमारी भी आस्था है, राम मंदिर बनना चाहिए और जब बनेगा तो हम भी वहां जाएंगे। और हमारे नेता लोग अहंकार में, ना जाने कैसा अहंकार है, उस अहंकार को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही है। अरे भाई, न्याय यात्राओं से कुछ नहीं होना। यात्रा वो निकालिए जिससे समाज का विकास हो, देश का विकास हो। उससे कुछ नहीं होना है। एक तरफ आप यात्राएं निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे प्रबुद्ध नेता है कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। क्या कारण है कि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है संगठन के ऊपर। जब हमने सोचा, विचार किया कि भाई यहाँ तो रहना ठीक नहीं है, और मैं आपको सच बताता हूं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उस दिन मैंने 1001 दिए अपने घर में जलाए थे। राम मंदिर, भगवान राम के झंडे अपने घर में लगाए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि शायद आप पार्टी छोड़ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो नहीं छोड़ रहा, पर मन बना रहा हूं। और उसके बाद स्कूलों में जो कार्यक्रम हुए, एनुअल फंक्शन, सब में हमने भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाए। फिर लोग थोड़े से हिलना शुरू हो गए। मैं तो हिल ही गया था और मैंने तो प्रण बना ही लिया था कि मैंने तो छोड़नी है पार्टी। अगर 9 नहीं भी जाते तो मैंने अकेले नहीं छोड़नी थी। ये सच्चाई की बात है। और भगवान राम से आशीर्वाद लेकर और बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेकर जो उन्होंने हमें एक नए घर में भेजा है, टिकट लेके, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने हमारी सदस्यता करवाई। उनके नेतृत्व में हम सदस्य बने पार्टी के। और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने हमें टिकट आवंटित की 6 के 6 विधायकों को। 9 विधायक, उसमें से 3 विधायक। और साहस का काम देखिए, जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनको वो डिस्क्वालीफाई थोड़े हैं। वो बोलते हैं अगर 6 के साथ अन्याय हुआ है, हम भी स्वेच्छा से रिजाइन कर देंगे, हमने सरकार में काम ही नहीं करना है। ये हाल है सरकार के, कोई रहना नहीं चाहता। आज भी जो कांग्रेस की सरकार में विधायक हैं या मंत्री हैं, वो भी परेशान है। तो कभी जवान में बोलते हैं यार हमने भी भागना था, पर कोई समझ नहीं आ रही कैसे कब भागे। मैंने कहा हिम्मत दिखाओ, मर्द बनो। अगर नहीं रहते तो हम देते थोड़ी सी हिम्मत। तो ये सारी बातें हुई, प्रकरण हुआ, और उसके बाद हम आज आपके बीच में आए। नए घर में बहू बन के आया हूं। जैसा विनोद जी ने कहा, अब आपके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। कोई ससुर होंगे, कोई सासें होंगी, कोई देवर होंगे, कोई देवरानियां होंगी, कोई जेठानियां होंगी। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बहू को स्वीकार करना। और ये बहू जो है संस्कारी बहू है। आपको किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। आपसे आशीर्वाद लूंगा और कोने कोने में विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा। जितना भी जहर दूसरे लोगों ने उगलना है वो उगल ले। जब वो जहर खत्म हो जाएगा तो और मेरे से ले लेना, फिर और निकाल लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, अनुराग ठाकुर जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय मोदी जी का, भाई सिकंदर जी का, और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है बिंदल जी का, उन और आदरणीय धूमल जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे साथी जो 3 बार विधायक रहे बलदेव शर्मा जी,
स्वाभाविक है कि कुछ उनको अच्छा नहीं लगा होगा मुझे टिकट देना। उनके पास भी जाऊंगा, उनके घर भी जाऊंगा, उनसे बात भी करूंगा। और हमारे साथी हैं संजीव शर्मा जी जो चुनाव लड़े थे, उनके पास भी जाऊंगा। जो भी विचारधारा के लोग हैं सबके पास जाऊंगा। मुझे तो सीखना है आप लोगों से, बहुत कुछ सीखना है। इसलिए सभी का, मैं दूर दूर से आए हुए लोगों का, गणमान्य व्यक्तियों का, माताओं का, बहनों का, जितने भी यहाँ पर आज आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी गर्मजोशी के साथ मुझे जो हौसला दिया, उससे निश्चित रूप से मेरे हौसले में और वृद्धि हुई है कि मैं ताकत के साथ जनता के बीच में जाकर हर बात का जवाब मैं अपने लफ्जों में दूंगा। जो 1 महीने का जो विरह हुआ, उसको भूलकर लोगों के दुख सुख में भी शामिल होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पर जितने सम्मानित सदस्य हैं, इनका भी धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। जितने यहाँ पर हमारे मीडिया के लोग आए हैं, उनका भी धन्यवाद कि आप हमें कवरेज करने के लिए आए। हमेशा आपका सहयोग मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद सर। कृपया सभी लोग अभी बैठे रहेंगे क्योंकि खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है उसके उपरांत सभी युवा मोर्चा के साथी इस खाने की व्यवस्था में लगेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महासचिव डॉक्टर सिकंदर जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। मुझे पता है भूख लगी है, पर 10 मिनट लगाऊंगा। 10 मिनट का दाम दो भाई। पीछे वाले मेरा आग्रह 10 मिनट के लिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मोदी जी को जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। इंदर जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस स्वागत समारोह में हमारे मध्य इसी विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व में विधायक व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई इंदर लखनपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई विनोद ठाकुर जी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे विस्तारक भाई अमित शर्मा जी, इस मंडल के यशस्वी अध्यक्ष भाई यशपाल जी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष भाई अवेवी लवली जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर सन्नी शुक्ला जी, आशीष ठाकुर जी, मंडल के महामंत्री व भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, जिला व प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व व सभागार में बैठे सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों व मीडिया के मित्रों, आज इंदर लखनपाल जी 1 महीने के उपरांत आज यहां आए हैं और जो घटनाक्रम हुआ आप सभी जानते हैं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मैं अपनी ओर से
और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतृत्व की ओर से, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पिछली बार कार्यक्रम में आया था, सतीश जी ने बंदूक तान ली अपनी और इन्होंने मुझे पूछा था कि सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इंद्रदत्त जी ने बड़े विस्तार से बता दिया कि सरकार ने 15 महीने में क्या किया। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में यह कहता था कि झूठ की गारंटियों के बल पर आई सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो मित्रों आज सिद्ध हो रहा है। आज इंद्रदत्त लखनपाल ने भी ये मोहर लगा दी है कि सुक्खू सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो गारंटियां दी थी, चाहे 1500 रुपए मेरी माताओं बहनों को मिले किसी को, अभी फिर एक शिगुफा छोड़ा इन्होंने कि कैबिनेट में पास कर दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं तब तक है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 15-16 महीने हो गए, 1 लाख तो देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जो लगे थे वो भी निकाल दिए। जो लगे थे आउटसोर्स पे वो भी निकाल दिए। पॉलिसी तो छोड़ो, ₹2 गोबर खरीदेंगे, 80 रुपया गाय का दूध, 100 रुपया भैंस का दूध। अब तो गाय भैंसें भी रोने लग पड़ी हैं। उन्होंने भी चीखना चलाना शुरू कर दिया कि भाई कहां भाई हमारे 80 और 100 रुपए। मित्रों, मैं समझता हूं कि इंद्रदत्त लखनपाल और इनके साथ आए विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया है, ये बड़े सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली इसलिए कि उस पार्टी का दामन इन्होंने थामा है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस पार्टी का कार्यकर्ता अगर मेहनत करे, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करे, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करे, तो ये पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद पर पहुंचा देती है। ये वो पार्टी जो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस में अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं तो उसके बाद कौन था? इंदिरा जी। इंदिरा जी के बाद कौन थे? राजीव जी। राजीव के बाद कौन थे? आपको पता ही है, मैं उसको बताना नहीं चाहता हूं। आज बड़ा दुख इस बात का लगता है कि वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अपने विधायकों के साथ तो न्याय कर नहीं सके, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो राहुल बाबा न्याय यात्रा में निकले। मैं पूछना चाहता हूं, भैया पहले अपने विधायकों के साथ, आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तो छोड़ो, लेकिन अपने विधायकों के साथ तो न्याय कर देते। एक तरफ राहुल जी, दूसरी तरफ मोदी जी। आप मुझे बताइए, क्या राहुल जी में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? जोर से बोलो भाई, मीडिया वाले देखो जरा। बन सकते हैं वो? बन सकते हैं? देश को संभाल सकते हैं? नहीं। वो संभाल सकते हैं देश को? तो काय को निकले हुए? कौन बनेगा 2024 में फिर प्रधानमंत्री?
जोर से बोलो जरा, मीडिया वाले जरा देखो, कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं, मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि वहां तक आवाज पहुंचा दो कि अपनी न्याय यात्रा जो है वो उसको खत्म कर दो। पहले अपने कार्यकर्ताओं को, घर को संभालो। और मैं तो ये समझता हूं कि एक समय था जब एक सत्ता राज था इस कांग्रेस पार्टी का देश पर, और ये लोग छोटे मोटे हमारे जैसे लोगों की परवाह नहीं मारते थे। बहुत गुमराह कर लिया समाज को। अब लोग पढ़ लिख गए हैं, और जैसे जैसे पढ़ लिख गए हैं लोगों में जो है समझ आती गई, कांग्रेस पार्टी सिमटती गई। मुझे याद है संसद में नेहरू जी के शब्द, उस संसद में जब एक सत्ता राज इनका 400 से ऊपर एमपी होते थे, सांसद होते थे, तो किसी मुद्दे को लेकर बहस चली थी। हमारे केवल 2 सांसद थे, और उनमें से नेहरू जी ने उनका मजाक उड़ाया था, उनकी खिल्ली, उनका उपहास उठाया था, उनको कहा था कि आप 2 क्या कर लेंगे। और मित्रों, केवल कहते हैं ना कि जीवा पे सरस्वती बैठी होती है, उनमें से एक ने उठकर इनको श्राप दिया था कि देखना एक दिन ऐसा आएगा, हम आपकी तरह बन जाएंगे, आप हमारी तरह बन जाएंगे। आज वो कांग्रेस 400 से 40 पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पर पहुंच गई है। और अब नारा हमने दिया, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और एक सोशल मीडिया पे मैंने नारा और भी पढ़ा, वो कांग्रेस का हाथ जो है ना पुट्ठा किया हुआ था ऐसे, और उसमें लिखा हुआ था अब की बार अंतिम बार, लास्ट बार, बस निकाल दो अब देश से इस बीज को। मैं आपको बताऊं, इन्होंने बड़ा कुछ कर दिया। मित्रों, मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे आपस में मतभेद होने भी चाहिए, घर में भी बाहर में, लेकिन जो देश हित में बात होती है उसके लिए हम सबको खड़े होना चाहिए। राम मंदिर, क्या भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के हैं? 500 साल तक, 5 सदियों तक हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनका सपना था। और जब वो संघर्ष करते थे, नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग मजाक उड़ाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तरीक नहीं बताएंगे। लेकिन मित्रों, आज भगवान राम भी सुन रहे हैं। आज हमने तरीक भी बताई 22 जनवरी को, इनको न्योता भी दिया कि आइए, अब तो आइए, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं बताऊं आपको, भगवान राम से भी पंगा ले लिया। अब तो डेट भी बता दी, निमंत्रण भी दिया, और इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे मुझे जो है वो दया आती है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये लोग नहीं गए, और इंद्रदत्त जी ने 1001 दिया जलाया, मैं इनको साधुवाद देता हूं। आज वो राम मंदिर, और भगवान राम ने भी चुना किसी को, तो मोदी जी को चुना। मित्रों, भी यश हर किसी को नहीं मिलता, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है। पहले भी प्रधानमंत्री बथेरे आए,
लेकिन राम मंदिर किसके नेतृत्व में बना? मोदी जी के नेतृत्व में बना। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यहां वालों को भी वहां वालों को, जो विश्व गुरु बनाने का सपना हम लोगों ने सबने देखा है, हमारे पूर्वजों ने, अगर वो विश्व गुरु किसी के नेतृत्व में बनेगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगा। 370 जब हम नारा देते थे, इस देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब बताइए, देश एक, 2 संविधान 2 विधान 2 प्रधान। आज उसको खत्म करने का श्रेय साहस किसी ने किया है तो वो मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने और मोदी सरकार ने किया है। ट्रिपल तलाक की बात हो, आज मित्रों पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बड़ा है। भारत को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मेरे एक मित्र हैं, विदेश में रहते हैं, कारोबार है उनका। पीछे 2 महीने पहले आए कि भाई साहब, अब जो है नजरिया विदेश में बदल चुका है, भारत को बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजर से देखा जाता है। मेरा क्या हुआ? बोले जब हम ना एयरपोर्ट पे उतरते थे तो 20 प्रश्न चिन्ह होते थे, चेकिंग, उसके बाद 20 फॉर्मेलिटीज। और आज जब भी हम जाते हैं, पिछले 2-3 साल से बड़े मान सम्मान के साथ इंडियन को जो है वो वहां पर जो है वो ट्रीट किया जाता है। आज मित्रों बहुत गर्व महसूस होता है, जो भारत ने कभी सोचा नहीं था। G20 की प्रेसिडेंसी, जिसको सपेरों का देश कहा जाता था, जब मेजबानी अभी 2 महीने पहले दिल्ली में की, भारत मंडपम में, दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, वो देखकर हैरान थे। एक साथ 40 बैठकें, और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि 62 रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव उसमें लाए थे, वो सभी 20 देश उसके ऊपर एकमत हुए।